नहीं मानोगे, मुख्तार अंसारी तुम्हारे खून का पंजा मरोड़ता रहेगा। दोस्तों, कहते हैं कि हर उगते सूरज को शाम का मूवी जरूर देखना होता है। जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसका सूरज होगा तो ऐसे होगा कि क्या कानून, क्या पुलिस, क्या न्यायालय और क्या जेल। हर तरफ सिक्का चला तो सिर्फ उसी का, और सूरज डूबा तो ऐसे डूबा कि अंधेरी रात थी, सिर्फ सन्नाटा था और सामने खड़ी थी मौत। अपराध की दुनिया का वो नाम है उत्तर प्रदेश के 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी, जिनका 28 मार्च 2024 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज नयन त्रिपाठी है और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं मुख्तार अंसारी के जन्म से लेकर अपराधी बनने और निधन तक की पूरी कहानी। तारीख थी 30 जून 1963, जब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक सम्मानित परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है मुख्तार। सम्मानित परिवार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 1926-27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। मुख्तार के नाना मोहम्मद उस्मान एक ब्रिगेडियर थे और सबसे खास बात कि हिंदुस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। मुख्तार अपने 2 बड़े भाइयों सिबकतुल्लाह अंसारी और अफजाल अंसारी से सबसे छोटे भाई थे। मुख्तार की शुरुआती शिक्षा गाजीपुर में ही हुई और गाजीपुर से ही उन्होंने अपना स्नातक पूरा किया। मुख्तार अंसारी को बचपन से ही रौब की जिंदगी जीने का शौक था। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बहुत तेजी से विकास कर रहा था और सरकारी योजनाओं में तमाम योजनाएं ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत पूरे पूर्वांचल में चल रही थी। चाहे वो रेलवे का ठेका हो, शराब का ठेका हो, सड़क निर्माण का ठेका हो, लगातार ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत पूरा पूर्वांचल विकास की राह पर चल रहा था। और यही वो दौर था, यही वो समय था जब मुख्तार अंसारी ठेकेदारी प्रथा की तरफ अपना रुख करता है और अधिक पैसे कमाने की ललक से ठेकेदारी प्रारंभ करता है। उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 गैंग मुख्य रूप से सक्रिय थे। पहला गैंग था मकनू सिंह गैंग और दूसरा गैंग था साहिब सिंह गैंग। वाराणसी के ब्रजेश सिंह साहिब सिंह गैंग के साथ और मुख्तार अंसारी मकनू सिंह गैंग के साथ मिलकर ठेकेदारी प्रारंभ करते हैं और देखते ही देखते एक बड़े ठेकेदार के रूप में उनका नाम स्थापित हो जाता है। साल आता है 1985, जिसमें मकनू सिंह गैंग और साहिब सिंह गैंग एक जमीन के कब्जे को लेकर आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से अलग अलग रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। दोनों अलग अलग ठेकेदारी प्रारंभ करते हैं। दोनों के बीच में यानी ब्रजेश सिंह और मुख्तार के बीच में एक व्यापारिक संघर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। समय बीतता है, साल आता है 1988। ये वो साल था जब मुख्तार अंसारी की जिंदगी को एक अलग मोड़ देता है। 1988 में एक हत्या होती है। एक ठेकेदार थे सच्चिदानंद राय, उनकी हत्या में मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ता है। इसके बाद ठेकेदारी हथियाने की लड़ाई में बनारस पुलिस लाइंस में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या होती है और उस हत्या में भी मुख्तार अंसारी का नाम जोड़ा जाता है। समय बीतता है, साल आता है 1991, जब पुलिस मुख्तार अंसारी को हिरासत में ले लेती है, लेकिन चंदौली में 2 पुलिस वालों की हत्या करके मुख्तार अंसारी फरार हो जाता है। ये वो साल था जब मुख्तार अंसारी का नाम अपराध जगत में शिखर पर पहुंच जाता है और देखते ही देखते एक रॉबिन हुड की छवि पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की बन जाती है। जब मुख्तार अंसारी को लगता है कि कहीं वो कानून के दायरे में फंस ना जाए तो वो सहारा लेता है राजनीति का। सन 1996 में बसपा यानी बहुजन समाजवादी की टिकट से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव मुख्तार अंसारी लड़ता है और जीत होती है मुख्तार की, यानी मुख्तार अंसारी विधायक बन जाते हैं। विधायक बनते ही मुख्तार अंसारी का ओहदा, रुतबा पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग बुलंदी तक पहुंच जाता है। लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे जैसे ताकतवर होते जा रहे थे, उनके दुश्मन भी लगातार बढ़ रहे थे। समय बीतता है, साल आता है 2002, जब मुख्तार अंसारी के दुश्मन ब्रजेश सिंह द्वारा कृष्णानंद राय के कहने पर एक हमला करवाया जाता है। इस हमले में मुख्तार अंसारी बाल बाल बच जाते हैं।
इस हमले का नाम दिया जाता है उसरी चट्टी कांड। इस हमले के बाद कृष्णानंद राय भी मुख्तार अंसारी के बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इसी साल उत्तर प्रदेश के 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से हरा देते हैं। दुश्मनी बढ़ती जाती है और ये दुश्मनी एक बड़ी घटना का इंतजार कर रही होती है। और फिर साल आता है 2005, जिसमें पूर्वांचल का सबसे बड़ा हत्याकांड होता है। वो हत्याकांड था कृष्णानंद राय हत्याकांड। तारीख थी 25 नवंबर 2005, जब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक कृष्णानंद राय एक गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद दूसरे गांव में अपने काफिले के साथ जा रहे थे। तब मुख्तार के गुर्गों ने उसके काफिले को घेर लिया और चारों तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कृष्णानंद राय की कार को निशाना बनाया और चारों तरफ से लगभग 500 राउंड की गोलीबारी की। इस गोलीबारी में कृष्णानंद राय के ड्राइवर और गनर सहित कुल 7 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। यह हत्याकांड पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में चारों तरफ चर्चा का विषय बन जाता है। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के गुर्गों द्वारा कृष्णानंद राय की चोटी को भी काट कर ले जाया जाता है। उसी चोटी को अपने हाथ में लेकर मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की मौत का तमाशा सरेआम करता है। इस घटनाक्रम के बाद मुख्तार अंसारी की छवि पूरे देश में रॉबिन हुड की छवि के रूप में स्थापित हो जाती है। कहा जाता है कि इस हमले में मौजूद मुख्तार अंसारी के गुर्गों के पास AK-47 जैसी खतरनाक बंदूकें थीं। इस हत्याकांड में एक और बड़ा नाम निकल कर आता है और वो नाम था मुन्ना बजरंगी, जिसने मुख्तार अंसारी के इशारे पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। मुख्तार अंसारी की राजनीतिक पकड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई भी अधिकारी इस जांच को करने को तैयार नहीं थे। साल 2006 में कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय द्वारा एक और FIR दी जाती है और इस साल फिर से इस मामले की जांच शुरू होती है। इस पूरे मामले के इकलौते गवाह शशिकांत राय की भी हत्या इसी साल हो जाती है। इनकी हत्या में भी मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ता है और लगातार ऐसे ही खुलेआम सरेआम मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में बैठकर उत्तर प्रदेश की गलियों में, सड़कों में घूमता नजर आता है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ नहीं होती है। और ख़ास बात ये कि ये सारे हमले और सारी हत्याएं मुख्तार अंसारी जेल में बैठकर ही करवाता था। वो वहाँ से सारी रणनीति तैयार करता था और उसके आदमी, उसके गुर्गे इन लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी को अलग अलग पार्टियों का राजनीतिक आश्रय प्राप्त था। इसी वजह से उसको जेल में भी VIP ट्रीटमेंट दिया जाता था। पुलिस अधिकारी, जेल अधिकारी लगातार उसके खिलाफ जाने से कतरा रहे थे। सारी सुविधाएं उसे जेल के अंदर ही दी जाती रही। 1996 के बाद 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव मुख्तार अंसारी निर्दलीय लड़ते हैं और फिर उनकी जीत होती है, यानी फिर वो 2 बार लगातार विधायक बन जाते हैं। 2007 में मायावती मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा तक कह देती हैं और अपनी पार्टी यानी बसपा से उनको लोकसभा का टिकट दे देती हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी बनारस सीट से पर्चा भरते हैं। उसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी से मुरली मनोहर जोशी भी चुनाव लड़ रहे होते हैं। मुरली मनोहर जोशी जीतते हैं, मुख्तार अंसारी की हार हो जाती है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में नाम जोड़ने के कारण मायावती इन्हें अपनी पार्टी से फिर से बाहर का रास्ता दिखा देती है और 2010 में ये बसपा से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद 2012 का साल आता है और इस साल मुख्तार अंसारी अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं और पार्टी का नाम रखा जाता है कौमी एकता दल। और 2012 के विधानसभा चुनाव को मुख्तार अंसारी अपनी ही पार्टी यानी कौमी एकता दल से लड़ते हैं और उसमें भी उनकी जीत हासिल होती है, यानी मुख्तार अंसारी फिर से विधायक बन जाते हैं। और फिर साल आता है 2014, जब उत्तर प्रदेश की बनारस सीट से नरेंद्र मोदी जी चुनाव का पर्चा भरते हैं। इस साल मुख्तार अंसारी भी इसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसी बनारस सीट पर कांग्रेस से अजय राय लड़ रहे होते हैं, जिनके भाई अवधेश राय की हत्या में भी पहले से नाम मुख्तार अंसारी का जोड़ा जा चुका था। लिहाजा सेक्युलर वोट कहीं बट ना जाए, इस डर से मुख्तार अंसारी अपना पर्चा वापस ले लेते हैं और चुनाव न लड़ने का फैसला लेते हैं।
इधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव को मुख्तार अंसारी अत्यंत प्रिय लगने लगते हैं। मुख्तार अंसारी को शिवपाल यादव द्वारा अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया जाता है, लेकिन इस फैसले से अखिलेश यादव बहुत नाराज थे। इसलिए मुख्तार अंसारी फिर से समाजवादी पार्टी से अलग हो जाते हैं और आपसी कलह की वजह से शिवपाल यादव जी भी एक अलग पार्टी बना लेते हैं, यानी समाजवादी पार्टी से अलग हो जाते हैं। सपा से बाहर होने के बाद मुख्तार अंसारी फिर से जाते हैं मायावती की शरण में, यानी 2016 में मायावती फिर से इन्हें बसपा में सम्मिलित कर लेती है और 2017 का विधानसभा चुनाव मुख्तार अंसारी बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा से लड़ते हैं और फिर से उनकी जीत होती है, यानी 2017 में एक बार फिर से मुख्तार अंसारी विधायक बन जाते हैं। और देखते ही देखते अपराध जगत की एक बड़ी दुनिया का एक बड़ा नाम हो जाता है मुख्तार अंसारी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया घूमता जरूर है। साल आता है 2017, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ जी। और आदरणीय योगी जी द्वारा कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला ऐलान किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सभी माफियाओं का सफाया कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी साल 2008 में योगी आदित्यनाथ के काफिले पर एक हमला करवाकर पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। वर्ष था 2008। घटना ये थी कि साल 2008 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद थे योगी आदित्यनाथ और अपने पूरे काफिले के साथ गोरखपुर से आजमगढ़ जा रहे थे। बीच रास्ते में उनके काफिले पर एक बहुत बड़ी गोलीबारी की जाती है। मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने चारों तरफ से इस काफिले को घेर लिया और इस काफिले की 7 नंबर की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उन्हें पता था कि 7 नंबर की गाड़ी पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस हमले और गोलीबारी के ठीक पहले योगी आदित्यनाथ जी का काफिला कहीं चाय पीने के लिए रुकता है और चाय पीने के बाद जब वो दोबारा वहां से रवाना होते हैं तब योगी आदित्यनाथ जी 7 नंबर की गाड़ी में नहीं बैठते हैं, यानी वो किसी अन्य गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ रवाना होते हैं। इसी कारण योगी आदित्यनाथ इस हमले से बाल बाल बच जाते हैं। इस बड़ी घटना के बाद योगी आदित्यनाथ जी संसद में फूट फूट कर रोते हैं और इस हमले के बारे में सभी को बताया जाता है, लेकिन फिर भी मुख्तार अंसारी पर कोई भी बड़ी कार्यवाही नहीं होती है। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। और जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके द्वारा मुख्तार अंसारी पर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। एक अन्य मामले में पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लाया जाता है और यही वो समय था जब मुख्तार की जिंदगी की उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाती है। मुख्तार ये कई बार कहते हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश की जेलों में ना रखा जाए, मुझे पंजाब या किसी अन्य राज्य की जेल में ही रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्हें उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में रखा जाता है और मुख्तार अंसारी के साथ लगभग उसके 96 गुर्गों को भी पकड़कर जेलों में बंद कर दिया जाता है। मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों की लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। यूपी की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बीमारियों के चपेट में भी आने लगता है और वो दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगता है। साल 2023 में जब अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या उत्तर प्रदेश में कर दी जाती है तब मुख्तार अंसारी खौफ में आ जाता है और उसे भी अपनी हत्या का डर सताने लगता है। इस साल मुख्तार अंसारी का एक एक दिन एक एक साल के बराबर गुजरता है। मुख्तार दिन प्रतिदिन शारीरिक रूप से भी कमजोर होता जाता है और बीमारियों की चपेट में भी आता जाता है। समय बीतता है, तारीख आती है 28 मार्च 2024 जब उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में ही मुख्तार अंसारी गश्त खाकर यानी बेहोश होकर गिर जाता है। उसे आनंद फानन में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। वहां 9 डॉक्टर्स की टीम उसका इलाज करती है, लेकिन समय को जो मंजूर था वही होता है। मुख्तार अंसारी यानी उत्तर प्रदेश के एक बड़े माफिया का अंत हो जाता है, यानी मुख्तार अंसारी का निधन हो जाता है।
मुख्तार अंसारी के डेड बॉडी को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाने के बाद गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया जाता है। एक एम्बुलेंस में रखकर उनकी लाश को गाजीपुर भेज दिया जाता है और उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो ये थी कहानी उत्तर प्रदेश के 5 बार के विधायक और अपराधी माफिया मुख्तार अंसारी की। नमस्कार।